नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। शनिवार का दिन है, शाम 7 बज रहे हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं एबीपी गंगा का सत्ते पर सत्ता। इस शो में हमेशा की तरह होंगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 शहरों की 7 कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपके आसपास तो हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी नजर से कहीं छूट रही हों, लेकिन उन कहानियों से आपका सरोकार होता है। पूरा देश चीन के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। मेड इन चाइना के खिलाफ माहौल बन रहा है और यही वो तरीका है जो चीन की कमर तोड़ेगा। चाइनीज माल के खिलाफ माहौल बनने का असर यह हुआ कि हिंदुस्तान के लकड़ी के घोड़े रफ्तार पकड़ने लगे हैं। लकड़ी के घोड़े जैसी लकड़ी के खिलौने बनाने की इंडस्ट्री चलती है वाराणसी में। सत्ते पे सत्ता के लिए नीतीश पांडे ने पड़ताल की है कि कैसे चाइनीज खिलौनों को बाय बाय से खिल उठे हैं लकड़ी के खिलौने। वाराणसी की इन तंग गलियों में चलने वाली लकड़ी के खिलौनों की इन फैक्ट्रियों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर कारीगर मशीनों पर लकड़ियों को तराश कर खिलौनों की शक्ल देने में लगे हुए हैं। इस उम्मीद के साथ कि चीनी खिलौनों की वजह से लोगों के घरों से गायब हो चुके देसी खिलौने एक बार फिर अपनी बाजार में वापसी करेंगे। कभी जो बदहाल थे आज वो उम्मीद ज़दा हैं। जी हाँ, हम इस वक्त बनारस के कश्मीरी गंज में खड़े हैं। कश्मीरी गंज वो क्षेत्र है जहाँ के बने हुए लकड़ी के खिलौने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भेजे जाते हैं। आज वहाँ खुशहाली है और खुशहाली इसलिए कि बाज़ार से चाइनीज़ खिलौनों की मांग कम हुई है और इनके द्वारा बनाए गए लकड़ी के खिलौने डिमांड में हैं। ठीक चलेगा। ठीक चल रहा है। पहले क्या था? पहले एकदम कमजोर बंद हो गया था एकदम। अब क्या लग रहा है? पटरी पर आ जाएगा? हाँ, पटरी पे आ जाएगा। कैसे क्या हो गया है? जैसे चाइना का माल खत्म हो जाएगा, अब यही सब लोग लेंगे, यही से बाजार चलेगा इसका। वाराणसी में लंबे वक्त से लकड़ी के खिलौना उद्योग से जुड़े रामेश्वर सिंह बताते हैं कि आज भी लकड़ी के देसी खिलौनों की विदेशों खासकर यूरोप में भारी मांग है, लेकिन चीन के बने खिलौनों के चलते बेहतर क्वालिटी और कम कीमत होने के बावजूद देसी खिलौने अपने ही बाजार से बाहर हो गए थे। लेकिन अब भारत में चीनी खिलौनों का भ्रमजाल टूटने लगा है। 2005 से लेकर के 2018-19 तक राज किया है, वो अब ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। चाइनीज़ खिलौने में कोई जैसे चमक दमक वाला जिसमें इसमें पॉइजन होता था, अब जान रहे हैं कि उसमें हम लोग जो लोकल का है, इंडिया का माल बना हुआ है, उसी को यूज़ करना चाहते हैं आप लोग। पूरा देश, हाँ पूरा देश में सब लोग, देश का विदेशों में भी लोग अब चाइना का बहिष्कार कर दिए हैं। तो क्या आपकी डिमांड बढ़ी है? हम लोग को डिमांड बढ़ी है, हम लोग को ऑर्डर आना शुरू हो गया है। कहाँ से? हम लोग का जो बाहर में हम लोग का जो माल सप्लाई होता था वहाँ से ऑर्डर आना शुरू हो गया। अभी हमने आपको दिखाया भी 1 लाख का ऑर्डर भी आया हुआ है। अभी हम लोग 500 टेबल बना रहे हैं, जो कि एक कंपनी का है, मयूर कंपनी का है। 500 टेबल बना रहे हैं। करीब 15 साल पहले यानी 2005 में चीन ने भारत के खिलौना बाजार में घुसपैठ की। तभी से बनारस की लकड़ी के खिलौनों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। लेकिन भारत और चीन के बीच सरहद पर बढ़ते तनाव के बाद देश भर में चीन को लेकर गुस्सा चीनी सामानों पर फुटता दिख रहा है और इसी मौके को अब वाराणसी का खिलौना उद्योग अपने लिए बड़े मौके के तौर पर देख रहा है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। भारत अपने बाजार से चीन को बेदखल करने का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान का क्या करें? वो तो कश्मीर ही नहीं, मेरठ के रटौल के आम की भी रट नहीं छोड़ रहा। कहानी हैरान करने वाली है, लेकिन है 16 आने सच। मेरठ के रटौल गांव में आम की जो रटौल वैरायटी है वो दुनिया में मशहूर है, लेकिन उस पर बरसों से पाकिस्तान दावा ठोकता रहा। सत्ते पर सत्ता के लिए बागपत से बलराम पांडे ने भारत पाकिस्तान के बीच आम वाली रस्साकसी की कहानी
ढूंढ निकाली है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, फलों के राजा कहे जाने वाले आम की ऐसी तमाम किस्मों के बीच एक किस्म रटौल आम भी है, जिसे अपनी मिठास और खुशबू की बदौलत एक अलग मुकाम हासिल है। लेकिन कोरोना संकट का असर इस बार इन रटौल आमों पर भी पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते देखरेख ना होने से रटौल आमों की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस कोरोना काल का कहर आम आदमी पे तो बरपा ही है, साथ ही फलों और फसलों पर भी बरपा है। और इस कोरोना काल की मार आज रटौल आम भी झेल रहा है। दरअसल रटौल की खासियत मिठास ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि ज़्यादा मीठा होने की वजह से रटौल आम में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए पूरे सीजन आम के इन बगीचों की लगातार खास देख रेख करनी होती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इस आम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है और सभी फसलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, जैसे लेकिन आम की फसल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। ये आम इतना मीठा और खुशबूदार है कि जैसे आदमी को इसकी खुशबू नज़र आ जाती है, ऐसे कीड़े को भी बहुत ही ज़्यादा खुशबू सूंघ आ जाती है। और इसे सभी जानवर पसंद करते हैं, इंसान तो है ही खैर। तो इसमें कीड़ा बहुत तेज़ी से लगता है। और कोरोना संकट को देखते हुए, कोरोना में जैसे कोई लॉकडाउन में बाहर नहीं निकला और लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, कुछ तो दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, कुछ टैंकर वगैरह नहीं मिल रहे थे और मज़दूरों की भी बहुत कमी थी, जिसकी वजह से दवाई न लगने के कारण इसमें कीड़ा लग गया। सिर्फ कीड़े ही नहीं, रटौल की राह में पड़ोसी देश पाकिस्तान भी मुश्किलें खड़ी करता है और भारत के इस आम को अपने नाम से दुनिया भर में बेचता है। जबकि हकीकत यह है कि बागपत के रटौल गांव के नाम पर ही इस आम का नाम रटौल पड़ा और यहीं से आम पाकिस्तान ले जाया गया था। इस आम को अपना बताने के लिए पाकिस्तान हर हद तक जाने को तैयार है और यही वजह है कि अनवर रटौल के नाम से उसने डाक टिकट भी जारी कर दी, ताकि दुनिया को ये पता चले कि ये रटौल आम उसकी अपनी नस्ल है। रटौल आमों की दीवानगी ऐसी हुआ करती थी कि यहाँ आम की दावतें हुआ करती थी, जिसमें देश भर के नामचीन लोग आमों का स्वाद लेने के लिए बागपत पहुँचते थे। लेकिन बागपत के ये मीठे रटौल आम देख रेख ना होने से न सिर्फ बाजार से बाहर होते जा रहे हैं, बल्कि इनके वजूद पर भी संकट गहराता जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए बागपत से बलराम पांडे की रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद और नए नेपाली नक्शे को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। वहीं वाराणसी में नेपाली शैली में बना पशुपतिनाथ मंदिर सुर्खियों में है। ये मंदिर नेपाली राजा ने बनवाया था और ये नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की ही तर्ज पर बना है। मंदिर से जुड़े स्कूल में संस्कृत पढ़ने वाले नेपाली छात्र और व्यवस्थापक दोनों देशों के बीच किस तरह का संबंध चाहते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरों में एक काशी, जिसे आज वाराणसी भी कहते हैं, ये मंदिरों का शहर है। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी का और पशुपतिनाथ की नगरी नेपाल से इसका गहरा नाता है। और इसी को पुख्ता करता वाराणसी के मीर घाट के किनारे भी एक पशुपतिनाथ का मंदिर, जो भारत नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। नेपाल के राजा रणबहादुर शाह ने यहाँ पहले तपस्या की और 1800 ईस्वी में यहाँ से जब गए तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। पैगोडा शैली का ये मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ के मंदिर के तर्ज पर बना है। इसकी काष्ठ कला भी नेपाली मंदिर जैसी ही है। यहाँ की पूजन पद्धति भी नेपाल जैसी ही है। ऐसे में नेपाली लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है। भारत नेपाल का संबंध रोटी बेटी का संबंध। काशी में हम हैं और काशी का एक मंदिर
भारत और नेपाल के संबंधों का प्रतीक है। सन 1800 ईस्वी में राजा रण बहादुर शाह के यहाँ से जाने के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ और पगोड़ा शैली के इस मंदिर को देखकर आप साफ तौर पे जान जाएंगे कि बिल्कुल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के काष्ठ कला को आधार बांधकर ये मंदिर बनाया गया है। गंगा किनारे इस मंदिर की स्थापना हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वेद पाठी बटुक, नेपाल के वेद पाठी बटुक शिक्षा लेते हैं और पूरी दुनिया में जाकर सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। इस मंदिर से जुड़े विद्यालय में नेपाल से आए छात्र संस्कृत का अध्ययन करते हैं, लेकिन आज नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद ने इन्हें भी प्रभावित किया है। काशी में पढ़ने वाले नेपाली साधक बातचीत के जरिए इस मसले को जल्द सुलझाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग का संबंध पुराना है दोनों देशों का, इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब दो देश हैं, आपस में हैं, अब थोड़ा बहुत अब सीमा एक साथ है तो थोड़ा बहुत तो वो होगा ही। अब उसको बहुत लंबा मानते हुए नहीं चलना चाहिए। वाराणसी स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की आस्था जस की तस है। ऐसे में जो भगवान में भरोसा करते हैं उन्हें उम्मीद है कि भगवान भारत और नेपाल के बीच संबंधों को एक बार फिर पटरी पर जरूर लाएगा। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी चल रही है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। जब तक भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक आप चाहें तो रामलला की आरती में घर बैठे हिस्सा ले सकते हैं। राम भक्तों के लिए हाईटेक इंतजामों का हिस्सा है अयोध्या की ऑनलाइन आरती। ये अयोध्या है, पावन, पवित्र और प्राचीन नगरी जहां भगवान राम ने जन्म लिया। अयोध्या और भगवान राम एक दूसरे के पर्याय हैं। यहाँ तो रोम रोम में भगवान राम ही बसते हैं। हालांकि अयोध्या में ही रहकर रामलला को अपनी घर वापसी के लिए कई दशकों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से लेकर श्रद्धालुओं के लिए कई दूसरी सहूलियतें मुहैया करा रहा है, जिसके तहत अब श्रद्धालु घर बैठे सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए रामलला की आरती के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि श्रद्धालु इन आरतियों का अभी तक दर्शन नहीं कर पा रहे थे। दरअसल यहाँ सुबह मंगला आरती, दोपहर में भोग आरती, शाम को सांध्य आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक करीब 5 आरतियाँ होती हैं। इस दौरान श्रृंगार की फोटो और वीडियो को भी अपलोड किया जाएगा। रामलला के भक्तों को घर बैठे रामलला की आरती देखने का अवसर मिलने जा रहा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रयास कर रहा है और मनाया जा रहा है कि जल्द ऑनलाइन रामलला की आरती का प्रसारण होगा। इसमें 5 तरीके की आरती होंगी और सभी तक पहुंचाई जाएंगी। इससे पहले हाल ही में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट भी लॉन्च हुई है, जबकि ऑनलाइन आरती के दर्शन की सुविधा की बात रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास पहले ही कर चुके थे। में रामलला विराजमान हुए हैं, तभी इसकी घोषणा हुई थी कि अब ऑनलाइन रामलला के आरती दिखाई जाएगी, और यह सुनकर के बहुत प्रसन्नता रही कि अब रामलला की आरती अयोध्या में होगी, ऑनलाइन और लोग सब देखेंगे। बहरहाल माना जा रहा है कि 2 जुलाई को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब राम भक्त चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो अयोध्या में अपने रामलला के दर्शन से लेकर उनके पूजन तक सब कुछ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज कौन कितना कामयाब है इसका अंदाजा किसी शख्स की बनाई इमारत से लगाया जाता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिसका जितना ऊंचा मकान उसकी उतनी ऊंची शान। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह भी है जहां कोई कितना भी कामयाब हो जाए वो अपने मकान की दूसरी मंजिल नहीं बनाता। क्या है इसके पीछे की वजह, ये बता रहे हैं कानपुर से एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात अवस्थी।
किसी आम गांव की तरह ही दिख रहा है ये कानपुर देहात का मावर गांव। हर तरफ पक्के घर, हरियाली और शांति, लेकिन इस पूरे गांव में आपको ना तो एक भी 2 मंजिला मकान मिलेगा और ना ही किसी घर में आपको सीढ़ी बनी मिलेगी। कानपुर देहात जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक मावर गांव है और इस मावर गांव में एक रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य है कि इस गांव में किसी भी घर की जो 2 मंजिला है वो नहीं बनता है। यही नहीं, यहाँ पर छत पर आने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं बनवाई जाती है। मावर गांव में कोई भी अपना मकान 2 मंजिला क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं यहाँ के घरों की छतों पर जाने वाली सीढ़ियाँ बनाई गई हैं? और किसी ने अपने घर में दूसरी मंजिल या सीढ़ी बनवा दी तो क्या होता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं मावर गांव में सैयद बाबा के इस मजार में। नहीं बनती छतें। क्या वजह है? क्या ये वजह इन बाबा को नहीं मंजूर है, जिसने बनाई उन्होंने नुकसान उठाया। 2 मंजिला मकान बनाने में ये बाबा का स्थान के ऊपर जाएगा, फिर वो तो उसमें बेअदबी है, इसलिए किसी ने 2 मंजिला मकान हमारे यहाँ नहीं बनवाया। एक शख्स ने बनवाया भी तो उसके यहाँ चिराग जलाने वाला नहीं है कोई। मावर गांव के रहने वालों का मानना है कि गांव में 2 मंजिला मकान या घर के अंदर सीढ़ी बनाना सीधे सीधे बाबा की तौहीन होती है और ऐसा करने वालों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होती है। ये जानने के लिए एबीपी संवाददाता प्रभात अवस्थी खुद गांव में बाबा की मजार पर पहुंचे, जहां के मौलवी ने बताया कि जिसने भी यहाँ 2 मंजिला मकान बनाया वो खुद यहाँ से दरबदर हो गया। इस मावर में कोई 2 मंजिला मकान नहीं है, और क्यों नहीं है, क्या है, तो एक तरीके का जो एक अदब है एक, और एक लफ्ज़ जो है कि सम्मान बेसम्मान, जो यहाँ बेसम्मान होता है और इनके मुआफ़िक काम नहीं होता है, वो उनसे पीठ फेर लेते हैं। बाबा की मजार को लेकर यहाँ के लोगों की आस्था का असर मावर गांव में साफ देखा जा सकता है, जहाँ छोटे से लेकर बड़े बड़े घर बनाए गए हैं, लेकिन गांव के किसी भी घर की ऊंचाई मजार से ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाबा की मजार से ऊंची इमारतें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें किसी का भी घर नहीं बस सकता। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। मिलकर बिछड़ना और फिर मिल जाना, ये घटना सिर्फ इंसानों को लेकर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई माने या ना माने, लेकिन किसे कब कहां और कैसे मिलना है ये पहले से तय है। और अगर फिर भी किसी को कोई शक है तो फिर कानपुर के चिड़ियाघर में नए आए मेहमान आदमखोर बाघ बाघिन के आपसी रिश्तों को देख लें, सुन लें, सब समझ में आ जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये कानपुर चिड़ियाघर है। यहाँ एक बाघ बाघिन इन दिनों सुर्खियों में, दोनों यहाँ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन इनकी हकीकत जानकर ये तो मानना ही पड़ेगा कि बिछड़े भाई या बहन सिर्फ इंसानों के ही नहीं, जानवरों के भी मिलते हैं। जी हाँ, ये बाघ और बाघिन आपस में भाई बहन हैं और इनके बिछड़कर फिर से मिलने की स्टोरी कोई रील की तरह नहीं, बल्कि 100% रियल है। अब इसे इत्तफाक ही कहें कि पीलीभीत टाइगर सेंचुरी से एक आदमखोर बाघिन कानपुर चिड़ियाघर लाई जाती है। इसी बीच पता चलता है कि इस चिड़ियाघर में 3 महीने पहले जिस आदमखोर बाघ को लाया गया है वो इस बाघिन का भाई है। तो यहाँ पर आया था, उसका नाम हम लोग मल्लू दिया क्योंकि माला रेंज से आया है। तो ये लगता है ऐसा है कि दोनों साथ साथ वहाँ घूमते थे ट्रैप कमरे के हिसाब से, ये दोनों भाई बहन होना चाहिए। दरअसल बीते 4 अप्रैल को पीलीभीत से एक आदमखोर बाघ को पकड़कर कानपुर चिड़ियाघर लाया गया। यहाँ इसका नाम मल्लू रखा गया, जबकि पीलीभीत से जिस आदमखोर बाघिन को लाया गया उसका नाम मालती रखा गया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों की टीम ने इनके भाई बहन होने के बारे में पुख्ता और दिलचस्प जानकारी दी, खुद इन्हीं की जुबानी सुनी। उसको जब यहाँ पर लाया गया था, हम लोगों ने टेस्ट किया था, इसका फीकल मैटर उसमें मनुष्यों के बाल निकले हैं, कंफर्म हो गया था, और घायल तो बहुत किए हुए थे। तो ये लगता है ऐसा है कि
दोनों साथ साथ वहाँ घूमते थे ट्रैप कमरे के हिसाब से, ये दोनों भाई बहन होना चाहिए। और दोनों की उम्र भी लगभग 4 साल के आसपास प्रतीत होती है, जो बायोलॉजिकल एज है, उससे हम लोग कहते हैं शायद भाई बहन ही होना चाहिए। बहरहाल अब ये आदमखोर बागी चिड़ियाघर में एक नए माहौल और एक नए घर में सुधार प्रक्रिया के तहत रह रहे हैं। इन्हें फिर से जंगल में भेजा जाए या नहीं, इस बात का फैसला इनकी आदतों में सुधार पर ही निर्भर करेगा। कानपुर से प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एक साथ